गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आपको जो इंदिरा गांधी फीडर का जो रीलाइनिंग का काम चल रहा है उसके बारे में आपको ब्रीफ डाटा बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैं आपको इसका बेसिकली डाटा बता देता हूँ। इंदिरा गांधी फीडर और जो IGMN बोलते हैं, इंदिरा गांधी मेन कनाल, दोनों ये इसमें IGMN आगे निकलती है सीतावड़ी हेड से और स्टार्टिंग हरीके बराज से होती है इंदिरा गांधी फीडर। इंदिरा गांधी फीडर की लगभग अपन लंबाई माने तो ये 167 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में पड़ जाता है और 37 किलोमीटर ये राजस्थान में पड़ जाता है, जिसको इंदिरा गांधी फीडर बोलते हैं। और इसका अपन डिस्चार्ज की बात करें तो इसमें लगभग इसका डिस्चार्ज 18,000 क्यूसेक इसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी है। और इसके रीलाइनिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए कि ये जब 1952 में इसका पूरे राजस्थान के एरिया को इरिगेट करने के लिए, स्पेशली गंगानगर, बीकानेर, चूरू के कुछ हिस्से को इरिगेट करने के लिए 1952 में ये इसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ था। और उसके बाद में ये काफ़ी सालों तक दोबारा इसका कोई काम नहीं हुआ। इसलिए अब इसको दोबारा रीलाइनिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी 18,000 होते हुए भी इसमें समझ अपन लगभग 12,000 क्यूसेक के लगभग इसमें पानी चला पाते हैं। और जिसकी वजह से रेनी सीजन जब आता है तो हमारे पास पानी ज़्यादा अवेलेबल होता है, लेकिन फिर भी हमें वो पानी इस नहर में न चला के हमें कुछ हिस्सा उसका पानी का पाकिस्तान में भेजना पड़ता है। तो इसी समस्या को सोल्व करने के लिए हमने IGF जो फीडर और IGMN जो नहर है जो सीतावड़ी हेड से आगे स्टार्ट हो जाती है, उसका रीलाइनिंग का काम लिया। मुख्यतः मैं आपको बता देता हूँ, रीलाइनिंग के काम में हमने क्या किया कि जो सेक्शन है पूरा उसको जो सिल्ट वगैरह थी उसको हटा के डीसिल्टिंग करके, डीवाटरिंग करके, उसके बाद में उस पर 4 इंची माल यानी कंक्रीट लाइनिंग में यानी 10 सेंटीमीटर थिकनेस में उसकी लाइनिंग की है। तो अभी आज हम जैसे अलग अलग रीच अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को सबलेट कर रखी है, तो सभी के अलग अलग बैचिंग मिक्सिंग प्लांट है ये। तो आज हम उसी किसी एक रीच के मिक्सिंग प्लांट पे खड़े हैं। और मिक्सिंग प्लांट के बारे में बताऊं, यहाँ कंक्रीट मिक्स की जाती है, जिसमें जो डिज़ाइन मिक्स है N15 का वो तैयार किया गया और उसमें जैसे एग्रीगेट, रैक्रोन और ये मिला के पूरा कंक्रीट मिक्स किया जाता है। उसके बाद में TM के द्वारा साइट पे कंक्रीट को ले जाया जाता है और वहाँ प्योर मशीन से कंक्रीट बिछा के और उसको लेवल में किया जाता है। और 10 जो सेंटीमीटर जानकारी के लिए और बता दूँ, हमारे साथ में SDO साहब है मनीष जी बाकोलिया, जो आपको इस बैचिंग प्लांट, मिक्सिंग प्लांट के बारे में समझाएंगे। चलिए एक बार वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको श्री दिनेश सिम्हा जी ने, JN साहब ने बताया था कि ये नहर का पूरा डाटा दिया है कि कहाँ से निकलती है और इसकी क्षमता कितनी है और कितने टाइम इसको कंस्ट्रक्शन में हो गया और कहाँ तक जाती है, कहाँ से निकलती है। जो भी संपूर्ण डाटा, इसके जो फिजिकल डाटा है वो सब आपको दिनेश सिम्हा जी, JN साहब ने समझाया, बताया। अब इसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इसकी क्षमता 18,000 क्यूसेक है। 18,000 क्यूसेक की बजाय इसकी क्षमता, जैसे पानी चलता है तो इंदिरा गांधी जो फीडर में पानी हम लेते हैं 12,000 क्यूसेक के आसपास लेते हैं, जिसमें क्या है सिल्ट डिपोजिशन की वजह से और जो इसका जो कार्य है वो 1952 में चालू होने के बाद न कभी इसके अंदर कोई काम नहीं हुआ, जिस वजह से इसमें सिल्ट डिपोजिशन के साथ साथ इसका सीपेज लॉसेज और सिल्ट डिपोजिशन की वजह से इसकी कैपेसिटी कम होती गई, जिस वजह से इसको हम वापस इसका रिनोवेशन का कार्य करवाने वाले हैं। इसके अंदर 10 सेंटीमीटर की थिकनेस की रीलाइनिंग के अंदर कंक्रीट लाइनिंग है, जो M15 ग्रेड की कंक्रीट लाइनिंग 10 सेंटीमीटर थिकनेस में करवा रहे हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा मेरे साथियों के लिए, जैसे ये बैचिंग प्लांट लगाया गया और उसमें N15 ग्रेड को मेंशन किया है, M15 ग्रेड के हिसाब से करेंगे, तो वो जो डिज़ाइन मिक्स तैयार किया है उसमें किस किस मटेरियल का किस किस हिसाब से रेशियो प्रोपोर्शन रखा गया? देखो, इसमें ये है कि डिज़ाइन मिक्स जो तैयार करवाया गया है वो अपने जयपुर में CEG एक कंसल्टेंसी या फर्म है, जो एक कंपनी है जो इसका डिज़ाइन डाटा या डिज़ाइन मिक्स डाटा है वो उसने तैयार किया। उसके अंदर अपन ने सीमेंट
सीमेंट के अनुसार 322 केजी के अनुसार अपना 322 केजी से कम सीमेंट नहीं होनी चाहिए। मिनिमम सीमेंट कंटेंट 322 केजी है। और उसके रेस्पेक्ट में अपना कोर्स एग्रीगेट है और फाइन एग्रीगेट है। इसमें अपने जैसे मेरे पास ये एक और जैसे फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का रेशियो किस हिसाब से रखना है? फाइन एग्रीगेट का कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट तो सैंड है, जो कोर्स एग्रीगेट है वो 10 mm अपना है 45% और 20 mm अपना 55%। जैसे मेरे पास एक मिक्स डिज़ाइन है, उसमें हम देखेंगे कि सैंड की क्वांटिटी ली है वो 601 केजी ली है और 10 mm लिया 570 और 20 mm लिया 692 केजी। इसमें सीमेंट अपना 338 लिया है। इसमें एडमिक्सर का भी प्रोविज़न है और इसके अंदर एडमिक्सर के साथ साथ रैक्रोन जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसका भी प्रोविज़न लिया गया है। और रैक्रोन का क्या स्पेशली यूज़ करते हैं, किस पर्पज से? रैक्रोन का रेनफोर्समेंट, एज ए रेनफोर्समेंट जो अपने को क्रैक्स है उसको जितने मिनिमाइज करने के लिए। और इसके एडमिक्सर है जो अपने के वर्केबिलिटी जो साइड से प्लांट से साइड तक जो अपने टीएम जाएंगे उसकी जो वर्केबिलिटी को मेंटेन रखने, उसके अंदर अपने एचडीपी फिल्म ली है जो 500 माइक्रोन की थिकनेस की है, जो सीपेज को न के बराबर कर देगी, मतलब एकदम से उसको नगण्य कर देगी। सीपेज मिनिमम से मिनिमम अपने इसमें कर देगी। ठीक है। जैसे मैं इसके बाद में पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे ये रीलाइनिंग का काम होता है तो जैसे ये अलग अलग इतनी लेंथ में किस हिसाब से होता है? अलग अलग पूरी लेंथ है उसको कैसे मेंटेन करते हैं कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर किस हिसाब से करते हैं? देखो, अगर एक आरडी का इसमें कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उसमें लगभग एक आरडी में 1.5 से 2 करोड़ या 2.5 करोड़ का पैकेज है। तो अगर अलग अलग रीच में नहीं बांटेंगे तो काम अपन को क्या है कि एक सीज़न में या बंदी के अंदर अपन को 20 से 25 दिन मिलते हैं। उस 20 से 25 दिन में अपन को ये काम करना होता है, इसलिए इनको छोटे छोटे वर्क में डिवाइड किया गया है जिससे हर ठेकेदार इसको ईजिली कर सके और अपना काम टाइम से कंप्लीट हो सके। ठीक है। इसके बाद मैं पूछना चाहूँगा स्पेशली जैसे अपन फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट यूज़ करेंगे तो उसमें क्या क्या उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए क्या क्या अपन टेस्ट उसमें यूज़ करेंगे? जैसे अपने फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट है तो इसमें फाइन एग्रीगेट के लिए अपना FM है जो अपना फाइननेस मॉड्यूलस के लिए सीव एनालिसिस होता है वो चेक करते हैं एज प्लांट पे। और इसके अलावा अगर अपने इसमें लैब में चेक करवाए तो उसमें अपने इसके अंदर ये चेक कर सकते हैं इसमें सिल्ट कंटेंट कितना है, वो अपने यहाँ नहीं चेक कर सकते, उसके लिए अपने लैब में भेजते हैं। और कोर्स एग्रीगेट के लिए बहुत टेस्ट होते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट है, साउंडनेस टेस्ट है और अपने वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट है, ग्रेडेशन टेस्ट है। लेकिन अपन को ये टेस्ट अपन एज ए साइट पे वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट चेक कर सकते हैं और उसके अलावा ग्रेडेशन चेक कर सकते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट करने के लिए भी इक्विपमेंट चाहिए जिसकी अपन को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और साउंडनेस टेस्ट के लिए भी चाहिए लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। अपन मेन इसमें ग्रेडेशन टेस्ट और वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। और इसके अलावा सीमेंट है, सीमेंट का अपने पहले से टेस्ट, जो सीमेंट आती है तो उसमें पहले से जो अपनी कंपनी होती है जो सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है वो अपन को पहले से सीमेंट का जो बेस निकलता है उसका टेस्ट रिजल्ट अपन को दे के भेजती है। एडमिक्सर का भी यही है, एडमिक्सर का भी अपन ने टेस्ट रिजल्ट करवाया, CEG जयपुर से करवाया। और उसके साथ अपना जो इसके हर 4-4 मीटर के उपरांत 4-4 मीटर के अंतराल में अपन को एक सील है, स्ट्रिप सील जो अपनी रबर सील होती है वो डालनी है, जिसके PVC स्ट्रिप सील है जो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और ट्रांसफर जॉइंट जो जॉइंट है उस पर डालने के लिए लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर दोनों साइड उसमें डालते हैं ताकि जो कंक्रीट में एक्सपेंशन फ्रीली हो जाए, ताकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो भी फ्रीली हो जाए, उसमें क्रैक्स डेवलप नहीं हो, तो वो क्रैक्स हो तो उसमें वो आगे वो वेरी नहीं करे। ठीक है। मैं मेरे साथियों को बताने के लिए थोड़ा और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे ये काम रिलाइनिंग का काम काफ़ी बड़ा है और अब की बार जो IGF है इंदिरा गांधी फीडर है उसमें लगभग कितनी लेंथ तक ये काम हो रहा है? इंदिरा गांधी फीडर में और इंदिरा गांधी मेन कैनाल में दोनों में ये कार्य है जो 2018 से चालू हुए थे। ठीक है। 2018 में इसका प्रथम जो बोलते हैं कार्य वो चालू हुआ 2018 में। 2019 में भी काम हुए हैं, 2018 में फीडर के काम हुए, मेन कैनाल के कुछ काम हुए, 19 में भी मेन कैनाल और फीडर के काम हुए। 2020 में कोरोना की वजह से वो काम टालने पड़े, जो 2020 में होने थे वो काम अब की बार 2021 में होने हैं, और जो 2021 में होने थे वो भी अभी हो रहे हैं। मतलब इसकी वजह से अपन को जो जेईएंस है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से पूरे राजस्थान के जहाँ से हम जेईएंस ले सकते टेक्निकल स्टाफ है उसमें लिया है और काम को जल्दी करवाने की कोशिश की है। ठीक है।
इसके बाद में मैं आपसे थोड़ा और पूछना चाहूँगी, जैसे ये क्लोजर का वर्क रहा है तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कितना टाइम दिया गया, कितने टाइम में ये विद इन पीरियड कंप्लीट करना है? क्लोजर का है, क्लोजर का जैसे मानो क्लोजर अपनी पूर्ण क्लोजर तो है 30 दिन का क्लोजर है, पूर्ण जो कंप्लीट क्लोजर है, ब्लाइंड क्लोजर जिसको बोलते हैं। और इससे पहले अपन इसमें 70 दिन की बंदी या 60 दिन की बंदी ली हुई है, जिसमें 2000 क्यूसेक पेयजल चलता रहा है। और अब 29 अप्रैल को इस हरीके बैराज से पूर्णतः इसको बंद कर दिया गया। इसमें 30 दिन का क्लोजर लेते हैं। 30 दिन के क्लोजर में इसको सिल्ट डिपोजिशन भी बाहर निकालना पड़ता है और उसके काम भी 30 दिन में हो जाता है, एक आरटी का। ठीक है। और जैसे चलो दोस्तों, अपने को एसडीओ साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं कुछ जैसे यहाँ टेस्ट जो कंक्रीट वहाँ बन जाती है उसके टेस्ट के लिए स्पेशली अपन क्या इक्विपमेंट यूज़ करते हैं? और कंक्रीट जो यहाँ से प्लांट से अगर वहाँ पे साइट पे जाती है, जो कंक्रीट है वो अपन ने वहाँ पे लगा दी, उसकी लाइनिंग हो गई, जो भी हो गया, उसके लिए अपन क्यूब कास्ट करते हैं। ठीक, जो क्यूब है अपना 15 बाई 15 सेंटीमीटर का क्यूब होता है, वो अपन 7 दिन और 28 दिन में उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं। जो अपन ने कंक्रीट प्लांट से निकाल दिया है वो कंक्रीट अपनी साइट पे लग चुकी है, तो वो लग चुकी है तो उसका अपन को ये पता होना चाहिए कि इसकी स्ट्रेंथ क्या आएगी। तो उस स्ट्रेंथ को जांचने के लिए अपन 7 दिन और 28 दिन में इसकी टेस्ट करते हैं। और 7 दिन में इसकी स्ट्रेंथ है वो 65 से 75% आनी चाहिए, जो 28 दिन में आएगी उसकी 65 से 75% इसकी आनी चाहिए। मैक्सिमम जो इसकी स्ट्रेंथ है 28 डेज़ के बाद वो 22.63 अपनी है। ठीक है सर, मैं आपसे थोड़ी जानकारी और लेना चाहूँगा। जैसे यहाँ से कंक्रीट निकल जाती है और टीम जो उसमें कंक्रीट भर के ले जाते हैं, उसमें जैसे वो तो सीधा वहाँ जाके कंक्रीट बिछ जाएगी और रीलाइनिंग का काम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं ये जो 30 दिन का क्लोजर दिया है, इसमें क्या प्लानिंग रहती है कॉन्ट्रैक्टर की या जो स्टाफ है उसकी क्या प्लानिंग रहती है? किस हिसाब से किस स्टेज में काम होता है? सबसे पहले क्या काम होता है और कितने दिन में कंप्लीट कर लेने की संभावना होती है? देखो, इसमें पीछे से पानी, हर कॉन्ट्रैक्टर ये चाहेगा पहले पानी बंद हो। पानी जब जल्दी से जल्दी बंद होएगा तो वो काम भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेगा। पहले पानी बंद होता है। पानी बंद होने के बाद हम जो वेजिटेबल्स है जो साइड स्लोप के अंदर है या फिर बेड के अंदर जो वेजिटेबल्स कुछ भी है तो उनको अपरूटिंग करना। अपरूटिंग करने के बाद उसके बाद अपना सिल्ट का काम चालू होता है। जो अंदर सिल्ट है उस सिल्ट को पूरा क्लियर करना, डीसिल्टिंग करते हैं। ठीक है, सिल्ट क्लियरेंस का आइटम भी है जिसके अपन डीसिल्टिंग करते हैं। डीसिल्टिंग के बाद इसमें अपना काम रहता है कि जो पूरी सरफेस है, सरफेस को रब करके वाटर स्प्रे करके और जो वायर मेश की जो अपनी ब्रश होती है उससे साफ़ करके अच्छे से क्लीन करनी होती है, जिसपे सिल्ट या कोई मिट्टी लगी होती है तो वो साफ़ हो जाए, धुल जाए। उसके बाद अपना काम होता है इसमें HDP फिल्म बिछाना। वो HDP फिल्म का प्रोविज़न दिया हुआ सिर्फ बेड में और करू पोर्शन के अंदर। वो सिर्फ फिटर के या नॉर्मली भाषा में गोडा बोलते हैं। हाँ, नॉर्मली भाषा में बोल दो, जिसको अपन गोडा बोलते हैं। जो कैनाल लाइनिंग करवाते हैं सबको पता है कि गोडा बोलते हैं। गोडे तक इसको लिया हुआ है। गोडे से ऊपर जो कर्व पोर्शन छोड़ के जो इंक्लाइन पोर्शन है उसमें अपन HDP फिल्म का कोई प्रोविज़न नहीं लिया है। उसके बाद HDP फिल्म लेइंग करने के बाद अपन जो प्लांट से जो M15 ग्रेड की जो कंक्रीट आएगी, कंक्रीट उसमें बिछाते हैं। कंक्रीट होने के बाद उस पर पेवर पहले सेट रखते हैं। पेवर के अपनी थिकनेस 4 इंच 10 सेंटीमीटर की थिकनेस अपन को वहाँ पे चाहिए। तो पेवर को इस हिसाब से सेट करते हैं कि अपनी 4 सेंटीमीटर की थिकनेस भी अपने मिल जाए और उसका कॉम्पैक्शन भी हो जाए, इसलिए पेवर से इसको काम को करवाया जाना है। थैंक यू सर। ये थे साथियों हमारे SDO साहब मनीष जी बाकोलिया जो इस वर्क को संभाल रहे हैं और इनकी प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है और इनका काम भी चल रहा है। तो साथियों, ये था आप को बताने के लिए कि कैसे रिलाइनिंग का काम होता है। ये पार्ट 1 था और इसका चलो अभी हम साइट पे हैं, काम भी करवा रहे हैं साथ में, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम पार्ट 2 भी बनाएंगे। आपको साइट पे जाके कैसे वहाँ, ये तो हमने आपको थ्योरेटिकल यहाँ बता दिया, साइट पे कैसे काम होता है वहाँ पे वो भी आपको बताएंगे। चलिए साथियों, थैंक यू। इसी के साथ हम पार्ट 2 में अपना फिर स्वागत करेंगे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि पार्ट 1 में आपको बताया था कि जो कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट है वहाँ कैसे मिक्सिंग होती है और क्या क्या इसका डिज़ाइन डाटा था। अब मैं आपको यहाँ साइट पे कैसे रीलाइनिंग का काम होता है वो आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, ये यहाँ पहले जो साइड स्लोप पे सिल्ट साफ की थी और फिर इसके बाद में
दोनों साइड स्लोप से सिल्ट साफ करके इन्होंने क्या कि सिल्ट को एक बीच में इकट्ठा कर दिया, ताकि इस सिल्ट का ये यूज जब ये बेड की लाइनिंग होगी तो उसमें ये इसका रैम्प बनाएंगे, ताकि वो जो टीएम कंक्रीट के भर के आ रहे हैं वो इसमें बेड में आ जाए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सबसे पहले इन्होंने साइड स्लोप की रिलाइनिंग का काम किया है। तो जैसे ये एक आरडी है वो 1000 फीट की है, तो अमूमन यही देखा गया है कि यहाँ सभी कॉन्ट्रैक्टर के पास में एक एक आरडी है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी के पास 2 आरडी या लगभग एक आरडी है। एक आरडी यहाँ 1000 फुट की अपनी एक आरडी होती है रिड्यूस लेवल। तो उसमें एक आरडी में सबसे पहले प्लानिंग इनकी यही रहती है कि ये सबसे पहले साइड स्लोप में लाइनिंग करते हैं और फिर बेड में लाइनिंग करते हैं। तो जैसे मैं आपको इसका डिज़ाइन डाटा आपका कुछ बता देता हूँ कि जो बेड है इसके नाल का, जो आपकी IGF है, लोकेशन ये 550 के नियर अबाउट है। 550 RD जो हरीकेबरा से स्टार्ट होती है, वहाँ से ये 550 RD पे है। तो इसका जो बेड विड्थ है वो आप देख सकते हो काफ़ी चौड़ा है, और इसकी बेड विड्थ है 125 फीट है। और जो इसकी ओपनिंग डिस्टेंस जो मुँह फाड़ बोलते हैं हिंदी में, उसको उसकी लगभग ये 200 फीट के लगभग है। तो देखो साथियों, लाइनिंग का काम चल रहा है। जो अपना जो पटड़ा है वहाँ से मिक्सिंग प्लांट से टीएम भर के आ रहे हैं, और यहाँ के जो कंक्रीट है वो खाली हो रही है। आपको मैं अगर थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, आप थोड़ा जूम कर रहे हैं वो देखो, वहाँ SDO साहब भी खड़े हैं और जो साइट इंचार्ज है वो देख रहे हैं। और ये आपको थोड़ा मैं बता दूं कि जो इस साइड में जो मशीन लगी हुई है, इस साइड में जो मशीन लगी है उसको पेवर मशीन बोलते हैं। पेवर मशीन में क्या होता है कि नीचे एक रोटेटिंग आर्म होती है, जो कि एक दोनों के बीच में अपने जो साइड स्लोप होता है और उसके बीच में थिकनेस मेंटेन करते हैं। 10 सेंटीमीटर जो अपने यहाँ ले रखी है वो मेंटेन करके उस पर कंक्रीट बिछा देते हैं, और जो प्रेशर राइज होके उस पर वो रोटेट होता है, ताकि वो पूरा बिल्कुल लेवल में हो जाए और कॉम्पैक्शन भी कंक्रीट का साथ के साथ में हो जाए। और साथ के साथ में ये नीडल वाइब्रेटर भी है, यहाँ पे कॉम्पैक्शन करने के लिए वाइब्रेटर भी यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो जो पेवर मशीन में जो नीचे एम्पेलर लगा वो भी घूम रहा है, और जो ऊपर आपको रोटेटिंग आर्म कुछ दिख रहा है उसमें रेड कलर की, इसमें कुछ वाइट की स्ट्रिप आपको शायद जूम करके मैं दिखाना चाहूँगा। ये साथियों देख रहे हो 3 जो लगी हुई है रोटेटिंग आर्म, इसमें ये PVC स्ट्रिप है। ये PVC स्ट्रिप क्या है कि आपको पहले की जैसे पहले वाली वीडियो में बताया था, वो एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को रखने के लिए अपन PVC स्ट्रिप यूज़ करते हैं, ताकि फ्रीली कंक्रीट का मूवमेंट हो और उसमें बाद में क्रैक्स ना डेवलप हो। इसके लिए अपन ये PVC स्ट्रिप यूज़ करते हैं। और यहाँ के डिज़ाइन डाटा के अकॉर्डिंग PVC स्ट्रिप को 4 मीटर के गैप पे ये PVC स्ट्रिप लगाई जाती है। ये साथ ही साथ बिछा देते हैं, इसमें कील यूज़ करके उसको एक जगह सेटल कर दिया जाता है, बाद में उसमें कंक्रीट भिजाई जाती है। और आपको थोड़ा और बता दूं कि जो ये पेवर मशीन है, इससे पहले जो आपको एक ट्रॉली दिख रही है, इससे क्या था कि मजदूर इस पर ऊपर नीचे बैठे रहते हैं, और वो मजदूर पीछे अपनी हिंदी भाषा में, देसी भाषा में गुरमाला फेरते हैं, ताकि वो पूरा बिल्कुल लेवल में हो जाए कंक्रीट। और इससे पहले क्या होता है कि साइड स्लोप में अपन जो HDP फिल्म है वो नहीं बिछाते। HDP फिल्म केवल बेड में, और जो जहाँ कवर्ड पोर्शन एंड हो जाता है, यानी साइड इंक्लाइंड स्टार्ट हो जाता है, वहाँ ये एंड कर दी जाती है और वहाँ तक ही बिछाई जाती है HDP फिल्म। और HDP फिल्म बिछा के कंक्रीट बिछाई जाती है, उसके बाद पेवर चलता रहता है और लाइनिंग होती रहती है। तो यहाँ की प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है। थैंक यू दोस्तों। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया, और अगर आपका ऐसे ही प्यार बनता रहा तो आपको और भी कुछ नई जानकारियाँ देंगे। चलो थैंक यू, एक बार फिर से धन्यवाद।
अरे सोने को मत ले।